कोलिजन पढ़ रहे थे। कोलिजन में देखिए कि बेसिकली जो हम लोग यहाँ पे एक स्प्रिंग मास सिस्टम को कंसिडर कर रहे थे, कोलिजन को बहुत हद तक वैसे ही हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, है ना। तो इसके बारे में हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में बात किए, मोमेंटम कंजर्व किए, उसके बाद ये पूरा चीज़ निकाले यहाँ पे कि v1 और v2 को कैसे लिख सकते हैं। ये हम लोग के पिछले दिन का रिजल्ट का हाईलाइट था, है ना। इसी वाला बात सबको समझ में आया था। नेक्स्ट हम लोग देखें कि कैसे हम लोग लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालने का बेटर तरीका देखिए, सेंटर ऑफ मास के काइनेटिक एनर्जी और सेंटर ऑफ मास तो अनचेंज रहेगा कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है सिस्टम पे, ना एक्सेलरेटिंग ना डिसेलरेटिंग कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम तो अनचेंज नहीं होगा। क्या चेंज होगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये बेसिकली चेंज होगा कोलिजन पे, है ना। उसके कारण टोटल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम चेंज होगा। तो यहाँ पे निकाले अल्टीमेटली में क्या लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, हाफ m1 m2 by m1 plus m2 u1 minus u2 basically u related 1 minus e square। इम्पल्स ऑफ कोलिजन सिमिलरली हम लोग निकाले, इम्पल्स ऑफ कोलिजन में क्या निकला, m1 m2 by m1 plus m2 u1 minus u2, तो बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी इनटू 1 plus e, ठीक है ना। चलो, अगर यहाँ तक बात समझ में आता है तो अब हम अलग अलग सिचुएशन देख सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग टाइप्स ऑफ कोलिजन कि कितने कितने अलग अलग कैटेगरी से डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है टाइप्स ऑफ कोलिजन, देखो यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग सिचुएशन लिए, जो हम लोग यहाँ पे ई का वैल्यू कुछ लिए, उसके बाद पूरा सॉल्व किए यहाँ के सिचुएशन में, और यहाँ पे ऊपर जो हम लोग यहाँ पे स्प्रिंग के संग जो कोलिजन हुआ था, उन दोनों सिचुएशन में फर्क क्या था? थिंक अबाउट इट, लेट मी नो। दोनों सिचुएशंस में यहाँ पे जब हम लोग m1 m2 को हिट कर रहे हैं बीच में स्प्रिंग के, और इस पर्टिकुलर केस में जहाँ पे ये लोग दोनों कोलाइड कर रहा है, कंपल्स लग रहा है, इन दोनों सिचुएशंस में डिफरेंस क्या था? फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस क्या था? हम्म, जब एक स्प्रिंग था और जब स्प्रिंग नहीं है, उन दोनों केसेस में डिफरेंस क्या है? बट स्प्रिंग का सीन चेंज हो गया। ढंग से सोचो, सब कुछ सोचो कि इस केस में एनर्जी कंजर्व हो रहा था, है ना। जब स्प्रिंग वाला केस था, यहाँ पे एनर्जी कंजर्व हो रहा, बट यहाँ पे जरूरी नहीं है, हम लोग को मालूम नहीं कि एनर्जी कंजर्व होगा कि नहीं। हमको इनफैक्ट क्या मालूम है कि ई के अलग अलग वैल्यू के लिए काइनेटिक एनर्जी में एक लॉस ही होगा, ठीक है ना। ई के अलग अलग वैल्यू के लिए काइनेटिक एनर्जी में एक लॉस ही होगा, हाँ कि ना। तो जब ई का वैल्यू 1 होगा, जब ई का वैल्यू 1 होगा, तब क्या होगा? तब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? बोलो। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जीरो। अगर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो रहा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, मतलब सिस्टम का एनर्जी कंजर्व हो रहा है ना। ऐसे पर्टिकुलर कोलिजन जिसमें ई का वैल्यू 1 है, उसमें क्या होगा? एनर्जी कंजर्व होगा। इस चीज को बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। क्या बोलेंगे? इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। ई का वैल्यू 1 होने का क्या मतलब है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये दोनों बराबर है ना। v अप्रोच इज इक्वल टू v सेपरेशन, है ना। क्योंकि ई का तो डेफिनेशन ही था रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो इक्वल टू 1 का मतलब ये बता सकते हैं, ठीक। तो कैटेगरी में पहले दो कैटेगरी डिवाइड करेंगे। एक तो होगा हेड ऑन कोलिजन, एक सेकंड, ये सभी लिखना ही है जो लिख पा रहा हूँ।
लॉस इन काइनेटिक एनर्जी के बगल में मतलब काइनेटिक एनर्जी को लॉस नहीं हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं हो रहा मतलब एनर्जी कंजर्व हो रहा है, एनर्जी कंजर्व हो रहा है इसमें वहाँ पे। इसको नाम दिए हम लोग इलास्टिक कोलिशन। क्या नाम दिए? इलास्टिक कोलिशन। ठीक है। टाइप्स ऑफ कोलिशन पहले दो कैटेगरी बनाएंगे हम लोग। एक हम लोग का हेड ऑन कोलिशन, जो अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, हेड ऑन कोलिशन। और एक होता है ऑब्लिक कोलिशन। हेड ऑन कोलिशन में दो कैटेगरी बनाएंगे। ठीक है। एक बनाएंगे हम लोग का इलास्टिक कोलिशन। इलास्टिक कोलिशन कौन सा होगा? जब ई का वैल्यू कितना, ई का वैल्यू कितना हो जाएगा? ई का वैल्यू 1। नेक्स्ट कैटेगरी आएगा इन इलास्टिक कोलिशन, जो जहाँ पे ई का वैल्यू 1 नहीं है। एक सेकंड, उसको बोलेंगे इन इलास्टिक कोलिशन। क्या बोलेंगे? एक इन इलास्टिक कोलिशन। इसके अंदर दो कैटेगरी बना सकते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इन इलास्टिक कोलिशन फिर थैंक यू फॉर द इंग्लिश क्लास सोमकर। Now let's come back to physics. Inelastic collision के दो कैटेगरी आएगा। परफेक्टली इनइलास्टिक और पार्शियली इनइलास्टिक। बताओ। परफेक्टली इनइलास्टिक वो कोलिजन है जिसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस सबसे ज्यादा है। काइनेटिक एनर्जी का लॉस सबसे ज्यादा कब होगा? जब ई का वैल्यू 0 होगा। ये तो एक फ्रैक्शन है ना, बेसी से बेसी क्या हो सकता है? 1। उस समय क्या हो जाएगा? वो कोलिजन इलास्टिक। बट कम से कम उसका वैल्यू क्या होगा? 0। और उसी केस में काइनेटिक एनर्जी का लॉस मैक्सिमम होगा। तो जब ई का वैल्यू 0 होगा, जब ई का वैल्यू 0 होगा, उस केस में हम लोग का कोलिजन कैसा हो जाएगा? परफेक्टली इनइलास्टिक। समझ में आया? नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे देख लो, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0 है, मतलब बेसिकली एनर्जी कंजर्व हो रहा है। यहाँ पे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? मैक्सिमम। समझ में आया? तो 0 से 1 के बीच में अगर कोई कोलिजन हो रहा है जिसमें ई का वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, ऐसे कोलिजन को पार्शियली इनइलास्टिक बोलेंगे। ठीक है। कुछ एक बीच में का होगा। ठीक है, बात समझ में आएगी? नहीं, 1 और 0 तो यहाँ पे आ गया ना ऑलरेडी। ठीक है। उसमें बीच में होगा, क्योंकि अगर 0 होगा तब तो परफेक्टली इनइलास्टिक और 1 होगा तो इलास्टिक। ठीक। अब E इक्वल टू 0 का मतलब समझते हैं। E इक्वल टू 0 है, इसका क्या मतलब हो रहा है? यहाँ पे हम लोग V सेपरेशन बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इसको 0 बोल रहे हैं जब E इक्वल टू 0 बोल रहे हैं हम लोग, है ना? ये कहाँ पर है? ऊपर से। अगर ऐसा है तो बेसिकली हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इसको 0 बोल रहे हैं, है ना? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होता है? V2 माइनस V1। ये 0 है, मतलब V2 और V1 बराबर है।
मतलब दोनों बॉडीज का वेलोसिटी सेम है। अगर दोनों बॉडीज का वेलोसिटी सेम, इसका क्या मतलब है, इन लोग कोलाइड किया और इन लोग दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करने लग गया। इन लोग दोनों कोलाइड किया यहाँ पे, और ये दोनों सेम वेलोसिटी के संग मूव करने लगे, मतलब इन लोग दोनों चिपक गया है ना। इन दिस टाइप ऑफ कोलिजन बोथ द बॉडीज स्टार्ट मूविंग टुगेदर। बात समझ में आया कि नहीं आया? इन m1 का कम होगा, m2 का बढ़ेगा, बट दोनों अब संग में मूव कर रहे हैं। नहीं नहीं, हमेशा v1 और v2 बराबर हो गया ना। मतलब यहाँ पे इसको धक्का मारा, ये मूव कर रहा था, ये भी मूव कर रहा था, ये u1 u2 से मूव कर रहा था, ये u1 से मूव कर रहा था, इसको धक्का मारा, अब दोनों सेम वेलोसिटी से एक संग मूव करने लग गए। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो कि कुछ एक स्टिकी सा हम लोग मार रहे हैं, जैसे कुछ आटा का समझ लो, ठीक है, हल्का सा गीला आटा का हल्का, ठीक है, और वो आके इसको यहाँ पे पुश किया। एक सेकंड, काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे कुछ आटा के लिए कुछ मारी, यहाँ पे आके चिपक जाएगा वो, है ना। अब दोनों से मतलब सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, इसमें इसमें नॉर्मल रिएक्शन इधर की तरफ लग रहा है, इसमें नॉर्मल रिएक्शन इधर की तरफ लग रहा है। तभी इसका u1 जो वेलोसिटी था वो घट जाएगा, इसका u2 वेलोसिटी था बढ़ जाएगा। अब ये दोनों बढ़ के इक्वल हो जाएगा, v1 इक्वल टू v2 हो जाएगा। समझ में आया? न्यूटन थर्ड लॉ वैलिडेट हो ही रहा है, न्यूटन थर्ड लॉ कहाँ इनवैलिड हो रहा है? ठीक। अच्छा, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा था, और थोड़ा सा ध्यान से सुनो। क्या होता है कि जीरो बाई एनीथिंग जीरो ही होता है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं मानता हूँ ये वाला, पर जैसे जीरो बाई वन भी जीरो होता है, जीरो बाई टू भी जीरो होता है, ठीक है। सार्केज्म था पगले, सार्केज्म नहीं समझ आता। सेपरेशन ऊपर है ना। सार्केज्म को समझाना पड़ता है फिर हद पे। हाँ, इन दिस, अरे कुछ भी हो, न्यूमरेटर जीरो का तभी तो फ्रैक्शन जीरो होगा। इन दिस टाइप ऑफ collision, the bodies start moving together after collision, start moving together after colliding, ठीक है। बात समझ में आया? चलो, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में समझ गए। अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, चलो इस चीज को थोड़ा सा और देखते हैं। अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है मतलब दोनों बॉडी सेम में मूव कर रहा है ना। तो एक काम करते हैं, हम लोग इक्वेशन में पुट करके देखते हैं। v1 क्या हुआ करता था, v1 होता था हम लोग का, बताओ, माइनस ई एम टू इंटू u1 प्लस, ये था ना, मैं भी भूल गया, हाँ, ई एम टू प्लस एम टू इंटू वन प्लस ई u2। तो काफी हैंग हो रहा है। एम टू इंटू वन प्लस ई u2 बाई ए वन प्लस एम टू, है ना। ये टर्म था मेरा v1,
और इसमें हम लोग को बेसिकली इक्वल टू जीरो डालना है। इक्वल टू जीरो डालेंगे तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा और ये वाला चीज़ जीरो हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या बचेगा, m1 u1 प्लस m2 u2 बाई m1 प्लस m2, है ना। m1 u1 प्लस m2 u2 बाई m1 प्लस m2 बाई प्लस m2। और हम लोग का v2 कितना हो जाएगा, m2 माइनस ई m1 u2 प्लस m1 इंटू 1 प्लस ई u1 बाई m1 प्लस m2, है ना। यहाँ पे भी इक्वल टू जीरो डालेंगे तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म जीरो हो गया। So what are we left with, m2 u2 plus m1 u1, m2 u2 plus m1 u1 by m1 plus m2। Give me a second, I'll just restart this. अब ठीक से काम करें तो what are we get, we have v1 v2 is equal to m1 u1 plus m2 u2 by m1 plus m2, और ये क्या है m2 u2 plus m1 u1 by m1 plus u2, है ना। क्या ये दोनों सेम है, ऑब्वियस। इसका मतलब अब दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं जैसे हम लोग प्रेडिक्ट किए थे, जैसे हमको यहाँ से दिख रहा था। बट थोड़ा और देखो, ये क्या आ रहा है, m1 u1 प्लस m2 u2 बाई m1 प्लस m2, है ना। क्या ये मेरे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से मैं डायरेक्टली नहीं निकाल सकता था। अगर मैं यहाँ से बता पा रहा हूँ दोनों इक्वल वेलोसिटी से मूव करेंगे तो लेट्स से मैं बोलता हूँ दोनों इक्वल टू v नॉट हो जाते, फॉर एग्जाम्पल दोनों इक्वल टू v नॉट हो जाते, तो हम लोग क्या ऐसा बोल सकते हैं, बाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या बोल सकते हैं, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, है ना। बट v1 और v2 तो दोनों v नॉट है, तो इन दोनों को मैं v नॉट, अरे यार काफी ज्यादा है कर आज। sharing a jam file, why perfect, into u2 is equal to m1 v1 और m2 v2 दोनों v नॉट के बराबर, तो m1 v नॉट प्लस m2 v नॉट। तो क्या यहाँ पे v नॉट कॉमन लेके मैं उधर m1 प्लस m2 से डिवाइड कर दूँ तो क्या आ जाएगा यहाँ पे m1 u1 प्लस m2 u2
बाई m1 प्लस m2, है ना। जो हम लोग का इधर आया सेम, दोनों b नॉट के बराबर आया, है ना। तो ये जो आया ये डायरेक्टली हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो एक इनइलास्टिक कोलिजन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो वैलिड है, बट एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड है, ठीक है। ये कोलिजन में हम लोग तो मालूम है मोमेंटम कंजर्वेशन वैलिड होगा, वो यूज करके ही तो हम लोग ये वाला इक्वेशन निकाले ना। मोमेंटम कंजर्व होगा वो तो हम लोग यहाँ पे यूज कर ही चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, तो मेहनत करने की जरूरत नहीं था अगर इनइलास्टिक कोलिजन है वो डायरेक्टली पता है, ठीक है। अगर परफेक्टली इनइलास्टिक है डायरेक्टली ये वाला भी यूज कर सकते हैं। क्या बात समझ में आया, है ना, बोलो। चलो परफेक्टली इनइलास्टिक समझ में आया, ठीक। अब हम लोग देखते हैं इलास्टिक कोलिजन के दो तीन कैटेगरीज, ठीक है। अगर कोलिजन मेरा इलास्टिक, कोलिजन मेरा इलास्टिक, ये मैं तुमको बोला हूँ बार बार से, 20 मिनट रफ मत किया कर, नोट्स का लिंक है, कैन रेफर दैट। इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन अगर है तो क्या होगा, इलास्टिक कोलिजन में क्या मतलब, ई का वैल्यू कितना है, 1, है ना। तो बेसिकली वो जो इक्वेशंस थे उसके अंदर हम क्या वैल्यू डाल सकते हैं, बेसिकली ऐसे समझ ली, ये था मेरा m1, ये था मेरा m2, ये मूव कर रहा था इनिशियली u1 वेलोसिटी से, और ये मूव कर रहा था इनिशियली u2 वेलोसिटी से, u1 वेलोसिटी से ये मूव कर रहा था u2 वेलोसिटी से। अब आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन से बनाता हूँ, ठीक। आफ्टर कोलिजन m1 मूव करने के लेट्स से v1 वेलोसिटी से, और m2 मूव करने लगे v2 वेलोसिटी से। m1 मूव कर गया, ये रहा मेरा m2, ये मूव कर रहा है लेट्स से मेरा v1 वेलोसिटी से, यहाँ पे मूव कर v2 वेलोसिटी। यहाँ पे कौन सा बड़ा है, u1 या u2 कौन सा बड़ा है, आफ्टर कोलिजन बिफोर कोलिजन u1, ठीक है। तो u1 इज ग्रेटर देन u2 बट v2 इज ग्रेटर देन v1, ठीक है। तो बात ध्यान रहेगा, आई गेस लिख देते हैं हम लोग फिर भी। अरे अगर u1 ग्रेटर नहीं होगा तो धक्का थोड़ी ना मारेगा, तो आगे निकल जाएगा, कोलिजन तो कभी होगा ही नहीं। और दोनों कोलाइड करने के बाद आगे पीछे हो रहा है, क्यों हो रहा है, अगर v1 ग्रेटर होता तो कोलिजन होता थोड़ी ना, मतलब कोलिजन फिर से होता ना। अगर v1 ग्रेटर है तो इसको छोड़ता थोड़ी ना। ये वाला पूरा एनालिसिस तो हम लोग किए हैं यहाँ पे, ये पूरा एनालिसिस तो इधर किए यहाँ पे, यहाँ पे v1 इज लेस देन v2, ठीक है। आई गेस ये वाला बात हम लोग ऊपर भी डिस्कस किए थे, ऐसा नहीं है कुछ नया कर रहे हैं। v1 का फॉर्मूला में हम लोग e का वैल्यू 1 डाल देते हैं, देखते हैं। तो इसका वैल्यू क्या था, m1 माइनस ई m2 u1 प्लस m2 इंटू 1 प्लस ई u2 बाई m1 प्लस m2, है ना। e का वैल्यू कितना डालना है हम लोग को, 1। तो यहाँ पे हम लोग 1 डाल देते हैं, यहाँ पे 1 डाल देते हैं। 1 डालने से क्या होगा, m1 u1 हो गया ये, है ना, माइनस m2 u1 होगा, ठीक है। m1 u1 माइनस m2 u1, ठीक है। प्रोसेस को रीअरेंज करके लिखता हूँ, तो क्या लिख सकते हैं, m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू
u1 प्लस यहाँ पे कितना आएगा 112 हो जाएगा, तो 2m2 बाई m1 प्लस m2 u2 आ जाएगा v1 का वैल्यू। सिमिलरली सिमेट्री से हम लोग v2 का वैल्यू बिना पूरा सॉल्व किए डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, इसको v2 का वैल्यू लिख सकते हैं m2 माइनस m1, या इसको सॉरी जस्ट अ सेक, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, ये वाला पहले लिख देते हैं, तो काम करता हूँ वैसे लिखता हूँ, थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा तुमको। टू की जगह हर जगह वन पेस्ट करते हैं, m2 माइनस m1 बाई m1 प्लस m2 u2 प्लस 2m1 बाई m1 प्लस m2 u1, है ना, ये लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है ना। अब ऊपर वाले एग्जाम्पल में क्या था, ऊपर वाले एग्जाम्पल में u2 जीरो था क्योंकि m2 स्टेशनरी था, है ना, u2 जीरो था कि नहीं, तो यहाँ पे u2 इक्वल टू जीरो देखते हैं। इनिशियली तो जीरो था ना, उसके बाद जो उसका धक्का मारा तब मिलेगा ना उसको वेलोसिटी को। हम्म, अगर मोटिव बॉय अगर ज्यादा होता तो भी u2 को तो अकाउंट में लेना पड़ता ना एनर्जी कंजर्वेशन में, फॉर द स्प्रिंग कोलिजन प्रॉब्लम, कोलिजन फॉर द स्प्रिंग कोलिजन प्रॉब्लम, हम लोग क्या बोल सकते हैं, वी कैन से u2 इज इक्वल टू जीरो। अगर u2 इक्वल टू जीरो डाले तो ये वाला टर्म गायब हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से ये वाला टर्म गायब हो जाएगा, तो v1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, v1 का वैल्यू कितना आ जाएगा m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 u1, ये वाला, और इसमें ये वाला बच जाएगा, v2 का वैल्यू कितना बचेगा 2m1 बाई m1 प्लस m2 इंटू v1, सॉरी u1, माय बैड। ठीक है, क्या यही आंसर हम लोग का ऊपर निकला था, चेक करते हैं u1 का वैल्यू m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 u1, v2 का वैल्यू 2m1 बाई m1 प्लस m2 u1, क्या यही इधर भी निकला, देखो वेरीफाई एज एक्सपेक्टेड। ठीक है, तभी हम लोग बोले कि वो स्प्रिंग वाले केस को हम लोग एज अ मॉडल यूज कर सकते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर कोलिजन, है ना, इलास्टिक कोलिजन जहाँ पे एक बॉडी रेस्ट पे। हाँ की ना, यहाँ तक समझ में आ रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इलास्टिक कोलिजन में, इलास्टिक कोलिजन में पार्टी में देखते हैं कि अगर दोनों बॉडीज का मास बराबर है, ठीक है, दोनों बॉडीज का मास बराबर है, तब कैसे उनमें एनर्जी का चेंज होगा, कैसे उनका वेलोसिटी डिफर करेगा। इफ मास ऑफ द bodies is equal in elastic collision, in an elastic collision, ठीक है, अगर ऐसा है तो हम क्या बोल सकते हैं m1 और m2 दोनों बराबर है, जैसे दे आर इक्वल टू m, आगे ना, तो इसी इक्वेशन में जो ऊपर वाला इक्वेशन था यहाँ पे m1 m2 बराबर रख देंगे, अगर m1 m2 बराबर रख दें हम लोग तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कट जाएगा, ये वाला और ये वाला टर्म कट जाएगा क्योंकि m1 m2 बराबर है, ये दोनों जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों जीरो हो गया,
अल्टीमेटली क्या बचा, 2m2 बाई m1 प्लस m2। वेरी गुड। तो हम लोग का v1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 कैपिटल M, सॉरी 2m बाई m प्लस m, क्योंकि m1 m2 दोनों तो m ही है, इंटू u2। और v1 का वैल्यू, v2 का वैल्यू क्या बचेगा, v2 का वैल्यू क्या बचेगा, 2m बाई m प्लस m u1। अल्टीमेटली ये बेसिकली मेरा u2 है और ये मेरा u1 है। तो v1 को u1 का वेलोसिटी मिल गया, v2 को u2 का वेलोसिटी मिल गया, है ना। मतलब बेसिकली अगर दो बॉडीज जिनके मास इक्वल है और उनके बीच में इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो उनका वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जा रहा है, क्योंकि इनिशियली तो ये u1 से मूव कर रहा था और ये u2 से मूव कर रहा था। फाइनली ये u1 से मूव करने लग गया और ये u2 से मूव करने लग गया, है ना। इस केस में क्या हो रहा है, वेलोसिटीज आर गेटिंग इंटरचेंज। देख लो, in this case in this case the velocities are getting interchanged। ठीक है, समझ में आया। चलिए, एक बॉडी है, दोनों का मास 1 kg है लेट्स से, ठीक है। ये 10 से मूव कर रहा था, ये 5 से मूव कर रहा था, ठीक है। ये दोनों कोलाइड करेगा, कोलिजन के बाद क्या हो जाएगा, ये 5 से मूव करने लगेगा, ये 10 से मूव करने लगेगा, हाँ कि ना। लेट्स से एक बॉडी है 4 kg का, एक और बॉडी है 4 kg का, ये रेस्ट पे है, मतलब इसी इसका u0 है। लेट्स से ये 7 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, तो इसे कोलाइड करेगा, वेलोसिटीज इंटरचेंज होगा, है ना। वेलोसिटीज इंटरचेंज होगा, तो अब क्या होगा, ये वाला जो बॉडी है ये रेस्ट पे आ जाएगा और ये वाला जो बॉडी है ये मूव करने लगेगा 7 मीटर पर सेकेंड से, है ना। बेसिकली अपना एनर्जी इसको ट्रांसफर कर दिया, ये अपना सारा का सारा एनर्जी इसको ट्रांसफर कर दिया। तब वो एचिवामा का बुक में स्टार्टिंग में बना रहता है ना, काफ़ी पॉपुलर भी है, ये ऐसे काफ़ी सारा बॉल लटकाया हुआ रहता है कि मैंने दो तो ही लिए और इसको उठाए हैं, दोनों आइडेंटिकल बॉल से, इसको उठा के इधर छोड़ दिए, तो जब ये इसको मारता है, ये इसको हिट करता है, ये रेस्ट पे आता है, ये ऊपर उठ जाता है, फिर ये नीचे आता है, फिर ये इसको हिट करता है, ये ऊपर उठ जाता है। वो उसका एक्सप्लेनेशन यही है, इलास्टिक कोलिजन बिटवीन बॉडीज ऑफ सेम मास, ठीक है। और अगर बहुत सारा बॉल लगा दे तो सेम चीज़ होगा, यहाँ से एनर्जी इसमें ट्रांसफर होगा, यहाँ से एनर्जी इसमें ट्रांसफर होगा, यहाँ से एनर्जी इसमें ट्रांसफर होगा, ये उठ जाएगा, फिर ये नीचे आएगा यहाँ, वो तो डैम्पिंग होगा, वो तो हम लोग का एयर रेजिस्टेंस के कारण डैम्पिंग होगा, एनर्जी एग्जैक्टली कंजर्व नहीं होगा। बट अगर कम होते जाएगा, क्योंकि हम एग्जैक्टली हम लोग का पोल्यूशन इलास्टिक भी नहीं होता और एयर रेजिस्टेंस भी है, ये दोनों कारणों की वजह से एनर्जी लॉस होता रहेगा थोड़ा थोड़ा, इसलिए वो फाइनली रुक जाएगा। वरना तो ये हमेशा चलता रहता ना, अगर स्पेस में करते और एक ऐसा सिस्टम बना लेते जहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक पोल्यूशन हो, तभी यह हमेशा चलता रहता, ठीक है। चलो आई गेस यहाँ तक समझ में आया। हम्म, just a second। ठीक, नेक्स्ट है मेरा एक इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन अगर परफेक्टली इनइलास्टिक है तो ये तो हमको मालूम है क्या होता है, दोनों बॉडी संग में मूव करने लग जाता है। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन को यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में फिर से नहीं बता रहा, ठीक है। दोनों बॉडी सेम वेलोसिटी से मूव करने लग जाता है, ठीक है। मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है इसमें, ठीक है। और एक हम लोग देख लेते हैं, एक इलास्टिक कोलिजन, पार्शियली पार्शियली इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं, इसी के लिए ये पूरा फॉर्मूला बना हुआ है, क्योंकि इस केस के लिए इस केस के लिए
और इस केस के लिए देखा जाए तो हम लोग को फॉर्मूले का जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, दूसरा मेथड भी है हम लोग के पास, हाँ ना। इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन लगा लेंगे, इसमें तो खाली मोमेंटम कंजर्वेशन से आंसर निकल जाएगा, है ना। मेन फॉर्मूला जरूरत हम लोग इस केस में पड़ेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली जब निकाले हम लोग पार्शियली इलास्टिक कोलिजन के लिए निकाल ली, जो भी आंसर इक्वेशन निकला हम लोग को पार्शियली इलास्टिक कोलिजन में निकल गया। एक इंटरेस्टिंग केस आता है पार्शियली इलास्टिक कोलिजन जो हम लोग का वॉल के संग होता है, बताओ विथ अ वॉल। वॉल में खास क्या है, वॉल स्टेशनरी है, मतलब वॉल मूव नहीं करेगा चाहे उसमें कुछ भी लगा लो, है ना। वॉल स्टेशनरी से क्या मतलब है, उसका इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो है, उसका फाइनल वेलोसिटी भी जीरो है। यू वन सॉरी यू टू और वी टू दोनों जीरो है, यू टू और वी टू दोनों जीरो, ठीक है। तो हम लोग इक्वेशन में डालते हैं। अब पूरा इक्वेशन सॉल्व करने के बजाय हम लोग तो यही देख सकते हैं ई का वैल्यू क्या होता है, ई का वैल्यू क्या होता है, वी सेपरेशन बाई वी अप्रोच। वी सेपरेशन कितना होता है, वी टू माइनस वी वन। वी अप्रोच कितना होता है, यू वन माइनस यू टू। अब मुझे पता है कि ये और ये जीरो है ना। तो ई का वैल्यू में क्या लिख सकते हैं, ये और ये जीरो हटा के माइनस वी वन बाई यू वन। वी वन नहीं मालूम है, यू वन मालूम है, वी वन ही तो निकालना है। वी वन का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस ई यू वन। समझ में आया। माइनस क्या दिखा रहा है, माइनस दिखा रहा है कि उसका डायरेक्शन बदल गया, ठीक है। तो लेट्स से एक बॉल है, ठीक है, एक बॉल है जो u वेलोसिटी से इस पर टकरा रहा है, ठीक है। तो जब ये कोलाइड कर लेगा, जब ये कोलाइड कर लेगा तभी रिटर्न बैक कितना वेलोसिटी से करेगा, e, ठीक है। ये बता रहा है, ये देखो उल्टा डायरेक्शन है ऑब्वियसली, बॉल तो अपनी जगह पे स्टेशनरी पड़ा रहेगा। ये है बिफोर कोलिजन और ये आफ्टर कोलिजन। क्या बात समझ में आया है। हाँ। नहीं नहीं, ये तो एक पर्टिकुलर केस है, पार्शियल इलास्टिक तो कभी भी हो सकता है, ये तो एक पर्टिकुलर केस है जहाँ पे बॉल के संग कोलिजन हो रहा है तो यू टू और वी टू दोनों जीरो हो जा रहा है। तो हम डायरेक्टली मतलब इतना कैंचम नहीं करके, अगर 10 से जा रहा है और ई का वैल्यू मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और ई का वैल्यू मान लें 0.4 है, तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि 4 मीटर से रिटर्न बैक करेगा, ठीक है। ये जो मैं करवा रहा हूँ खाली केसेस बता दे रहा हूँ, ये मैं नहीं करवाता तो भी तुम लोग कर ही लेता, है ना। मैं क्या फॉर्मूला में अलग अलग वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, थोड़ी ना कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल करते हैं, क्या और एक ये पार्शियल इनवर्सिटी। अरे ये जो है ना ये केस यहाँ पे जो हम लोग की ये पार्शियली इलास्टिक ही है, ये केस पार्शियली इलास्टिक ही है, तभी तो इसके लिए पूरा फॉर्मूला डिराइव किया हम लोग। कोई भी कोलिजन किस टाइप का होगा वो उसके मटेरियल पे डिपेंड करता है, फ्रिक्शन का वैल्यू पे डिपेंड करता है, फ्रिक्शन लग रहा है कि नहीं लग रहा है इन बातों पे डिपेंड करता है। तो वो क्वेश्चन में तुमको गिवन होगा कि कोलिजन किस टाइप का है, बात समझ में आ रहा है। तो वो ई का वैल्यू बिना दिए काइनेटिक एनर्जी या v1 v2 इसका वैल्यू नहीं पूछेगा, और अगर पूछा है तो कोई दूसरा इन्फॉर्मेशन दे रखा होगा जिससे जिसका मतलब से हम लोग ई का वैल्यू निकाल पाए, बात समझ में आया। नहीं नहीं, वो बोला ना एक पर्टिकुलर केस है, यू टू वी टू एक पर्टिकुलर केस है जहाँ पे वॉल के संग कोलिजन हो रहा है, हर बार थोड़ी ना जरूरी वॉल के संग होगा। ये कोलिजन यहाँ पे जो हम लोग बनाए हैं ये एक पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन है, सिंपल सा बात, ठीक है। अब इसमें अगर ई का वैल्यू 1 हो जाएगा तो वो इलास्टिक हो जाएगा, ई का वैल्यू 0 हो जाएगा तो वो इनइलास्टिक हो जाएगा, परफेक्टली इनइलास्टिक हो जाएगा।
और अगर वो नॉर्मली टकरा के हो रहा है, ठीक है, तो ई का वैल्यू कुछ एक होगा, और वो किस कैटेगरी में फॉल करेगा, पार्शियल इनवर्स, ठीक है। ठीक, एग्जाम्पल करते हैं इसका। लेट्स से एग्जाम्पल, एक बॉडी है, ये मान लें बॉल है, बॉडी है जिसका लेट्स से मास m है, वो यहाँ पे v एंगल से इस बॉल पे इंसिडेंट हो रहा है, वो v एंगल से इस बॉल पे इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है। लेट्स से वो एंगल थीटा है, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे ये वाला एंगल थीटा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तुमको बताना है किस एंगल पे वो रिबाउंड करेगा, मतलब जो वहां पे रिफ्लेक्ट बैक करेगा, जब कोलाइड करके आगे निकलेगा, तो वो किस एंगल पे होगा, एट व्हाट एंगल, व्हाट एंगल विल द बॉल बाउंस बैक विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में किस एंगल पे वो बाउंस बैक करेगा, ठीक है, पहला सवाल। दूसरा बात इसमें ये पूछने का है हम लोग का कि ये बॉल यहाँ पे हम लोग का गिवन है v वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है, ये माने u वेलोसिटी से जा रहा है, जहाँ पे इसमें गिवन है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e है, रेस्टिट्यूशन इज e, ठीक है। चलो मुझसे कुछ ऐसा से कुछ ऐसा एंगल की रिबाउंड कर रहा है, और ऑल्सो फाइंड द फाइनल स्पीड ऑफ द बॉल। इससे ये कुछ v वेलोसिटी पे, ठीक है। अच्छा काम करते हैं, इस एंगल को थीटा ले लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक है। वो लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं था इसमें, बट कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा, 90 मिनट से ज़्यादा काम होता है इसका।
रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल बोला है, तो लेट्स से एंगल ऑफ जिस एंगल पे निकल रहा है उस एंगल को फाई बोल लेते हैं। इस एंगल को हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में निकालने बोला है, हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में ये एंगल होगा और इसको लेट्स से फाई बोल लेते हैं। निकाल, इजी सा क्वेश्चन है। ठीक, मैं यहाँ पे तेरे को ट्रेजेक्टरी ऑलरेडी बता दी, तो ग्रेविटी के बारे में चिंता करने की जरूरत है नहीं। वेलोसिटी इसका तो लग रहा है कांस्टेंट, इसे समझते ग्रेविटी फ्री स्पेस। हो रहा है क्या, ट्राई करूँ? किसी का हुआ? किसी का हुआ क्या? गाइस, स्नेहा, हाँ बोलूँगा। हाँ नहीं, तेरा वॉइस नहीं आ रहा मेरे को। ठीक, समझते हैं कैसे होगा। इस वेलोसिटी u को दो डायरेक्शन में तोड़ सकते हैं हम लोग, ठीक है? इसको दो डायरेक्शन में तोड़ सकते हैं, एक ऐसा एक ऐसा, है ना? ये u है, ये थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा कुछ, यहाँ का ये वाला एंगल भी थीटा होगा, तो इसको u साइन, u cos थीटा, u साइन थीटा लिख सकते हैं। u cos थीटा और u साइन थीटा, तो सॉरी, u cos थीटा पे u साइन थीटा, है ना? ये जो वेलोसिटी v है, इसको भी दो कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं, एक ऐसा और एक ऐसा,
जहाँ पे ये वाला एंगल फाई होगा, ये वाला एंगल फाई होगा, तो इसको क्या बोल सकते हैं, ये है मेरा वी, से लिख रहा हूँ क्या मैं, हाँ कॉस वी कॉस फाई, और ये वाला कितना हो जाएगा वी साइन फाई, हाँ कि ना, हाँ कि ना बोलो। तो कोलिजन जो हो रहा है वो तो खाली परपेंडिकुलर कंपोनेंट यू कॉस थीटा का होगा, यू साइन थीटा तो अनइफेक्टेड रहेगा ना कोलिजन में। ऑन कोलिजन यू साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो तो अनइफेक्टेड रहेगा, यू साइन थीटा रिमेन्स अनइफेक्टेड, हाँ कि ना। क्यों, क्योंकि ये तो पैरेलल है ना, ये तो स्प्रिंग के पैरेलल है, ये कंपोनेंट तो कोलिजन में कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा है। कोलिजन में कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है, यू कॉस थीटा वाला कंपोनेंट, है ना। कोलिजन में कंट्रीब्यूट कर रहा है, कौन कर रहा है, यू कॉस थीटा। और कोलिजन के बाद फिक्स्ड वॉल है, तो यू कॉस थीटा कितना हो जाएगा, ई यू कॉस थीटा, है ना, माइनस ई यू कॉस थीटा। तो वी कॉस फाइव कितना किसके बराबर है, वी कॉस फाइव किसके बराबर है, ई यू कॉस थीटा के। अगर मैं खाली डायरेक्शन का बात करूँ अगर मैं खाली वैल्यू का बात करूँ, मैग्नीट्यूड का बात करूँ, है ना। और दूसरा इक्वेशन, दूसरा में यू साइन थीटा और वी साइन फाइव, ये दोनों बराबर है, साइन थीटा और वी साइन फाइव ये बराबर है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो वी हैव, हम लोग को फाइव निकालना है ना, ये हमको पहले वी निकालना है। तो यहाँ पे ये इक्वेशन वन हो गया, ये इक्वेशन टू हो गया, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। तो therefore वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस वी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे ई स्क्वायर भी आ जाएगा, और यहाँ पे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये बेसिकली बी स्क्वायर हो गया हम लोग का ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, हाँ गिरा। तो v का फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा, v का फाइनल हो जाएगा u, सही है। नेक्स्ट हम लोग को फाई निकालना है, तो v का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में डाल देते हैं, हम लोग को फाई मिल जाएगा। यहाँ से एक आंसर तो निकल गया, हम लोग का एक आंसर तो निकल गया। दूसरा इसको हम लोग इसमें डाल देते हैं, तो व्हाट डू वी हैव u साइन थीटा इक्वल टू v साइन फाई, है ना। तो साइन फाई कितना हो जाएगा, ये थोड़ा सा सिंपल कर सकते हैं क्या हम लोग इसको, हाँ थोड़ा और सिंपल कर सकते हैं, ऐसे नहीं करेंगे, हम लोग वन और टू को डिवाइड कर लेते हैं। अगर वन और टू को डिवाइड कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, वैसे टू बाई वन करते हैं, टू बाई वन, टू बाई वन से हम लोग क्या मिलेगा, वी साइन फाइव बाई वी साइन फाइव बाई वी कॉस फाइव, ये किसके बराबर है, ये ई यू सॉरी ये यू साइन फाइव, यू साइन थीटा बाई ई यू कॉस थीटा के बराबर है ना। दिस इज बेसिकली tan फाइव, tan फाइव किसके बराबर है, tan थीटा बाई, तो फाई का वैल्यू कितना आ जाएगा हमको यहाँ से, tan इनवर्स tan थीटा बाई थ्री, tan थीटा बाई, ठीक ये मेरा आंसर।
ठीक है, आगे समझ में आ गया होगा। हाँ की ना। ठीक है, आई गेस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बढ़िया सवाल। जैसे मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, ठीक है, मैं एक बॉल लिया हूँ जिसको थीटा डिग्री पे प्रोजेक्ट किया, थीटा डिग्री पे प्रोजेक्ट किया, ठीक है। ये थीटा, तुमको बताना है कितना टाइम के बाद बॉल रेस्ट पे आएगा। टाइम टेकन बाय द बॉल टू कम टू रेस्ट। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल बार बॉल गिर रहा है और फिर से प्रोजेक्टाइल कर रहा है, ठीक है। मैं बताता हूँ, ये बॉल यहाँ पे प्रोजेक्ट किए तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा और आके यहाँ पे गिरेगा, है ना। यहाँ पे कोलिजन हो रहा है ना, यहाँ पे कोलिजन, तो वर्टिकल कंपोनेंट इसका फिर चेंज हो जाएगा। अगर वर्टिकल कंपोनेंट चेंज हो गया तो अब फिर से ये एक ऐसा प्रोजेक्टाइल करेगा, हाँ, ये फिर एक प्रोजेक्टाइल करेगा। समझ में आ रहा है, ऐसा मल्टीपल प्रोजेक्टाइल्स होगा। हाँ ठीक है, हाँ बाउंसिंग बॉल, हाँ समझ सकते हो। तो तुमको बताना है कितना टाइम के बाद ये रेस्ट पे आएगा, ठीक। बॉल जब यहाँ पे पहुंचा है तब इसका वेलोसिटी कुछ ऐसा है, बहुत ही गंदा, सेकंड, है ना। इसको दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं कि नहीं हम लोग, एक क्यू साइन थीटा और एक ये वाला क्यू कॉस थीटा, हाँ की ना। कोलिजन के बाद क्या होगा, कोलिजन के बाद बेसिकली ये वाला कंपोनेंट ऊपर चला जाएगा, है ना। और एक एक मेरा पार्शियली इलास्टिक कोलिजन है, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बेसिकली ई है, ठीक है। तो यू साइन थीटा हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा, ई यू साइन थीटा, है ना। हमेशा बात है, ये स्टेशनरी बॉल जैसा बिहेव कर रहा है, ग्राउंड से बिहेव, ग्राउंड तो स्टेशनरी है, तो यू साइन थीटा से टकराएगा तो कितना हो जाएगा, ई यू साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे आके फाइनल वेलोसिटी कुछ होगा, फाइनल वेलोसिटी भी ये तो हमको मालूम है कि ये वाला कंपोनेंट तो मेरा कितना रहेगा, हॉरिजॉन्टल वाला, हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट कितना रहेगा बताओ, ये तो अनचेंज्ड है, ये तो यू कॉस थीटा ही रहेगा, है ना। अब वर्टिकल कंपोनेंट फाइनली चेंज होके यहाँ पे तो ई यू साइन थीटा के बराबर आ जाएगा, हाँ की ना।
बात समझ में आ रहा है कि नहीं? स्टार्टिंग में जितना था फाइनली तो उतना ही होगा ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो एनर्जी कंजर्व होगा। हाँ ना बोलो। अब यहाँ से फिर से कोलाइड करेगा तो ई यू साइन थीटा का एक और ही मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके संग, तो ई इंटू ई, ई स्क्वायर यू साइन थीटा हो जाएगा ये। यहाँ पे कितना था? यहाँ पे था यू साइन थीटा, और यहाँ पे था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस थीटा। तो देख अल्टीमेटली क्या हो रहा है हर बार, हॉरिजॉन्टल तो यू कॉस थीटा ही रह रहा है, बट जो वर्टिकल था उसमें ई मल्टीप्लाई होता जा रहा है ना, है कि ना? तो फर्स्ट कोलिजन में फर्स्ट बार इसको फर्स्ट प्रोजेक्टाइल में इसको कितना टाइम लगेगा? 2u sin थीटा बाई जी। सेकंड सेकंड प्रोजेक्टाइल में कितना टाइम लगेगा? 2 इंटू ई यू साइन थीटा बाई जी, है ना? थर्ड में कितना टाइम लगेगा? 2 इंटू कितना कॉम्पोनेंट इसका ई स्क्वायर यू, तो 2 इंटू ई स्क्वायर यू साइन थीटा बाई जी। लॉजिकली फोर्थ में कितना लगेगा? 2 इंटू ई टू पावर ई क्यूब साइन थीटा बाई जी, 2 इंटू ई क्यूब, ई क्यूब साइन, सॉरी यू लिखना भूल गया मैं यहाँ पे, ई क्यूब यू साइन थीटा बाई जी। क्या पैटर्न दिख रहा है तुम लोग को? है ना बोलो। पैटर्न दिख रहा है, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? तो अल्टीमेटली अगर मैं टोटल टाइम बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे कितना कोलिजन्स होगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट ऐसे प्रोजेक्टाइल छोटा 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 बनता ही रहेगा, है ना? ये T1 प्लस T2 प्लस T3 ऐसे सबको ऐड करूंगा तो मिलेगा। T1 कितना है? 2u साइन थीटा बाई जी। T2 कितना है? 2 इंटू ई यू साइन थीटा बाई जी। T3 कितना है? 2 इंटू ई स्क्वायर यू साइन थीटा बाई जी। ये सो ऑन चलता ही रहेगा। मैं यहाँ सब में से 2u साइन थीटा बाई जी कॉमन निकाल सकता हूँ। क्या बचा अंदर? 1 प्लस ई स्क्वायर डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा। ये बचा है अंदर की तरफ। हाँ कि ना? ये क्या है? एक इनफाइनाइट जीपी है, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ना? फर्स्ट टर्म क्या है इसमें? 1। कॉमन रेशियो कितना है? ई, है ना? तो इनफाइनाइट जीपी का सम कितना होता है? वो तो हाँ, अरे वो जीरो हो जाएगा ना। इनफाइनाइट जीपी का पूछ रहा हूँ। ए इंटू ए बाई वन माइनस आर होता है ना, यहाँ पे आर मेरा लेस देन 1 होता है। तो इसको हम लोग पूरा चीज को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? 2u साइन थीटा बाई जी इंटू 1/1 माइनस ई। क्या आ जाएगा टोटल आंसर? समझ में आया कि नहीं आया? बढ़िया सवाल। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट इसी का एक फॉलोअप क्वेश्चन करते हैं। पार्ट 2, टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड।
टोटल हॉरिजॉन्टल बेसिकली सारे छोटे छोटे रेंजेस का सम होगा। फर्स्ट प्रोजेक्टाइल में अगर R1 रीच हो रहा है, सेकंड प्रोजेक्टाइल में R2, थर्ड प्रोजेक्टाइल में R3, इसमें ऐड करता हूँ तो मेरे को मिल जाएगा R1 कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, है ना। यू से साइन ये वाला कितना हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें डायरेक्टली ई यू स्क्वायर साइन टू थीटा नहीं लिखता, क्यों मैं बताता हूँ, समझते हैं। क्या यहाँ पे एंगल थीटा था, बट क्या यहाँ पे भी एंगल थीटा है, नहीं ना, क्योंकि अब वर्टिकल कंपोनेंट चेंज हो गया, यहाँ पे एंगल थीटा नहीं है, एंगल कुछ और है ना। बट मेरे को आर का एक फॉर्मूला पता है, आर का एक फॉर्मूला क्या है, 2 × UX UY/G, है ना। तो बस उसको यहाँ भी यूज करते हैं, तो इस वाले फॉर्म में नहीं लिखेंगे, पहले आर को लिखेंगे 2 × UX U cos थीटा UY U sin थीटा बाई जी, लिख सकते हैं कि नहीं। R2 को क्या लिखेंगे, 2 × U cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट E U sin थीटा बाई जी, हाँ कि ना। नेक्स्ट 2 × U cos थीटा इंटू ई स्क्वायर U sin थीटा बाई जी, एंड सो ऑन। अब पैटर्न दिख गया हम लोग को, 2 × U cos थीटा इंटू U sin थीटा बाई जी इंटू 1 + E सिमिलरली एस इन्फिनिट जी पी। और ये भी हम अभी हम लोग देखें कितना होता है, ये यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, तो ये हो गया, और ये वाला टर्म कितना होता है, 1/1 + 1 - E, है ना। ये भी एक इन्फिनिट जी पी है, ठीक है ना, समझ में आया। अब ये वाला कहाँ पे, दो यू है ना, एक यू एक्स एक यू वाई के लिए, प्रोजेक्टर की फॉर्मूले से भूल गया क्या, ये यू एक्स है ना, यू एक्स कितना यू ए कॉस थीटा, और यू वाई कितना यू साइन थीटा। इसको लिखने का एक और तरीका है, इसी क्वेश्चन में पढ़ेगा एक और तरीका, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कांस्टेंट है ना, यू कॉस थीटा, ये तो कांस्टेंट ही है, और टाइम कितना लगेगा, उससे मल्टीप्लाई कर दे, तब मेरे को रेंज मिल जाएगा, टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी इनटू कितना टाइम मिल रहा है उसको, है ना, क्योंकि कोलिजन में तो कोई टाइम नहीं लगता है, नो टाइम डिले ड्यू टू कोलिजन, नो कोलिजन टाइम डिले, अल्टीमेटली व्हाट आर वी लेफ्ट विथ, u cos थीटा इंटू टी का वैल्यू हमें क्या है, 2u sin थीटा बाई जी इंटू 1/1 - E, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये सिमिलरली यही हो गया, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी इंटू 1/1 + E, ठीक है, 1 - E। आगे इस वाले भी समझ में आ गया होगा। हाँ ना बोलो।
अब हम लोग आते हैं ऑब्लिक कोलिशंस पे। ये तो बहुत ही बढ़िया सवाल थे, अगर ये समझ में आए कोलिशन का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऊपर सारे अलग अलग कैटेगरीज वगैरह मैं सारा एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक आएगा अभी ऑब्लिक कोलिशंस। बिफोर वी बिगिन आई वांट यू ऑल, कोलिजन हम लोग स्टार्टिंग से पढ़े, एक बार जल्दी से आंख फेर लो, गिविंग यू 1.5 इंच, जल्दी से आंख फेर लो। ओंकार बीट बॉक्सिंग माइक ऑफ करके कर ले यार। नहीं अच्छा था। क्लास के बाद फिर से सुनेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। श्वेता वाला सीन हो गया नहीं। श्वेता टर्न ऑफ योर माइक। शिट यार, मेरे को बुला नहीं चाहिए था, कुछ और भी करता। ठीक, ऑब्लिक कोलिशंस, ऑब्लिक कोलिशंस क्या होते हैं? ऑब्लिक कोलिशंस बेसिकली समझ लो 2 डायमेंशनल कोलिशंस होते हैं। ठीक है, 2 डायमेंशनल कोलिशंस क्या होता है समझ। लेट्स से दो बॉडीज हैं, अब ये दो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स नहीं है और हेड ऑन कोलाइड नहीं कर रही, मतलब लेट्स से एक बॉडी इधर है, लेट्स से एक बॉडी इधर है, और सी को अंडरस्टैंडिंग लेट्स से मैं सेकंड बॉडी को स्टेशनरी पकड़ लेता हूँ, ये मेरा सेकंड बॉडी, ये मेरा फर्स्ट बॉडी। ठीक है, मैं मान लेती हूँ दोनों बॉडी, ये बॉडी स्टेशनरी है। ये बात समझने के लिए, ताकि ढंग से कॉन्सेप्ट समझ पाए। स्टेशनरी होना जरूरी नहीं है, खाली मैं एक बार मारना ताकि ये विजुअलाइज कर पाए। और ये वाला बॉडी ऐसे अप्रोच कर रहा है स्ट्रेट वी वेलोसिटी से। ठीक है, ठीक है, ऐसे अप्रोच कर रहा है। जब भी लोग कोलाइड करने वाला होगा,
ठीक है। जो भी कोलाइड करने वाला होगा, जो भी कोलाइड करने वाला होगा, मैं इसको इधर ला के हॉरिजॉन्टली टच करवा सकता हूँ। बाकी ना अब एक चीज हम लोग पढ़े थे उसमें, अ, जब हम लोग वेज वेज कनेक्शन पढ़े थे, जो था हम लोग का क्या, कॉमन नॉर्मल, है ना। कॉमन नॉर्मल कॉन्सेप्ट याद है जो हम वेज कनेक्शन में पढ़े थे? दो बॉडीज के बीच कॉमन नॉर्मल कैसे निकालते हैं, क्या होता है। इस केस में कॉमन नॉर्मल कौन सा होगा, ये लाइन जो इन दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन कर रहा है ना। हाँ कि ना। ये हम लोग का कॉमन नॉर्मल। इस कॉमन नॉर्मल लाइन को हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट। क्या बोलते हैं, इस लाइन के अलग इम्पैक्ट हो रहा है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। कॉन्सेप्ट क्या समझते हैं। कॉन्सेप्ट में बेसिकली कि हम लोग बॉडीज को उनके लाइन ऑफ इम्पैक्ट, उनके लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अकॉर्डिंगली, के अलोंग और परपेंडिकुलर उनके वेलोसिटीज को तोड़ लेते हैं। मतलब जो बॉडीज के वेलोसिटी है उनको लाइन ऑफ इम्पैक्ट के, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम लोग तोड़ते हैं। बात समझ में आया। तो अलोंग वाला कंपोनेंट में कुछ ऐसा बना सकते हैं इसका, इसका कुछ लेट्स से अगर ये थीटा है तो कितना हो सकता है, ये हो जाएगा v cos थीटा, और ये वाला कितना हो जाएगा v sin थीटा, है ना। आगे ना सिमिलरली लेट्स से ये स्टेशनरी नहीं होके ये भी कुछ एक रैंडम सा वेलोसिटी पे मूव कर रहा था, ठीक है। पर जब इन लोग दोनों कोलाइड किया तब इन लोग ऐसे कोलाइड किया, ठीक है। ये दोनों ऐसे कोलाइड किया, कोलाइड करने के बाद जो एंगल बनेगा उस एंगल का बात करना, ठीक है हम लोग। तो इसका भी हम लोग कॉपी कर लेते हैं इसको, ताकि तो मैं अलग से बना के समझा पाऊँ तुम लोग को। ये रहा, ये रहा इसका वेलोसिटी। इसके भी हम लोग अलोंग द नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इम्पैक्ट लेंगे, वेलोसिटीज को तोड़ेंगे। तो एक कंपोनेंट आ जाएगा थोड़ा इधर, ठीक, और एक आ जाएगा कंपोनेंट इधर, है ना। ऐसे ये एंगल कुछ फाई है, तो ये कितना हो जाएगा, यू कॉस फाई, ये हो जाएगा यू साइन फाई, है कि ना। है कि ना, समझ में आया कि नहीं। अब कॉन्सेप्ट मेन क्या है कि कोलिजन होने पर ना, ये जो नॉर्मल वाले, ये जो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट वाले कंपोनेंट्स है, खाली उनमें ही हम लोग इक्वेशन लगाएंगे। जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स है वो रहेंगे अनचेंज्ड। जस्ट सही। तो इन कॉन्सेप्ट क्या है कि ऑन कोलिजन, ऑन कोलिजन the components of velocity, the component the component the component of velocities perpendicular to line of impact remains unchanged, remains unchanged.
और जो कोलिजन का इक्वेशन लोग यहाँ पे डिराइव किए थे, यहाँ पे जो हम लोग बड़ा बड़ा कोलिजन का इक्वेशन डिराइव किए थे, ये रहा, इसमें नॉर्मल वाले कंपोनेंट्स को पुट करेंगे। समझ में आया? मतलब v1 की जगह v1 cos थीटा, v2 की जगह v2 cos फाइव। समझ में आया? समझ में आया? The component of velocity is perpendicular line of remains unchanged, and the derived equations of collision and the derived equations of collision is applied in the same way on perpendicular components, on on normal or ऐसे समझो, on components parallel to line of component, on components parallel to line of component, parallel to line of impact। बात समझ में? नया कुछ नहीं है, जो इतना देर किए हैं वही, उसको दो कंपोनेंट में तोड़ देंगे और कुछ नहीं। मुझे पुल अप क्वेश्चन जिससे ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाए। ये थोड़ा थोड़ा उससे मिलता जुलता है जो हमने यहाँ पे किया है ना। यहाँ इसका दो कंपोनेंट तोड़ लिए, खाली जो नॉर्मल वाला कंपोनेंट था, जो कॉमन नॉर्मल था, ये कॉमन नॉर्मल होगा, जो कॉमन नॉर्मल वाला कंपोनेंट था वो चेंज हुआ, जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट था या जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट था वो हम लोग का चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है ना? बात क्लियर है? बात क्लियर है कि नहीं? देख लो। चलो इसका एग्जाम्पल समझते हैं। क्या है? मेरे पास एक ऐसा बॉल है, ये आया उसका सेंटर, ये उसका रेडियस। ठीक है, मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी बना सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, ठीक है। अब लेट्स से हम लोग इसको कॉपी करते हैं, सिमिलर सा बॉल है और ये बॉल इधर। ठीक है, बात समझ में आया? ये वाला है इसका रेडियस, दोनों का रेडियस आर ही है। ठीक है, रेडियस आर है, रेडियस भी आर है। ठीक है, ये वाला बॉल इधर मूव कर रहा है, लेट्स से
कुछ भी वेलोसिटी पर 10 मीटर पर सेकेंड, और ये वाला बॉल इधर मूव कर रहा है, लेट्स से 20 मीटर पर सेकेंड, या इसको 5 पकड़ते हैं, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू है, लेट्स से E इज इक्वल टू 0.6। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, इसको 20 ले लेते हैं, इसको 10 पकड़ लेते हैं, 20 मीटर सेकेंड, इसको 10 मीटर सेकेंड पकड़ लेते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन किया, फाइनल वेलोसिटी निकालना है, फाइंड फाइनल वेलोसिटी से। ठीक है, गिव इट अ ट्राई। करो, हुआ। कॉपी करता हूँ इंस्टाग्राम को। अल्टीमेटली ये बॉल बाहर उठ के इधर जाके टकराएगा, है ना, कुछ ऐसा। हाँ कि ना, आना बोलो। ये रेड लाइन जो होगा, ये मेरा लाइन ऑफ इम्पैक्ट हो गया। ठीक है, आप समझते, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, r, और यहाँ से यहाँ तक भी r। तो लेट्स से इसको बोलते हैं पॉइंट a, इसको पॉइंट बोलते हैं b। ए बी का डिस्टेंस कितना हो गया, 2r। मैं एक बार उस ट्राइंगल को भी बना लेता हूँ ताकि विजुअलाइज करने में थोड़ा आसानी हो। ये कुछ ऐसा है r, और ये 2r है ना, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 2r है। ये पॉइंट a है, ये पॉइंट मेरा b है, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, लेट्स इस पॉइंट को हम लोग c बोल देते हैं। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, r, है ना। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, हम्म 30 डिग्री। अभी सब बात है ना। साइन
थीटा कितना हो जा रहा है 1/2, साइन थीटा 1/2 मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो अगर 30 डिग्री है तो इस लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग, मैं ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट थोड़ा सा फिर से बनाता हूँ, फिर से बनाता हूँ क्या, इधर ही बनाता हूँ। ये वाला एंगल है 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, है जी जी। ये है मेरा 20 मीटर सेकेंड। ठीक, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। वे कितना दिया था, मैं 10 दिया था क्या, 10। ठीक है, ये 30 है तो ये एंगल भी 30 होगा। ठीक है ना, तो ये हम लोग को दिख रहा है ऐसा कुछ। ये है मेरा लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ट्राई टू मेक इट एज क्लीन एज पॉसिबल। ये रहा 20, ये है 20। तो इसको दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। ये एंगल कितना है 30 डिग्री, इसको दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं हम लोग। एक 20 cos 30 और एक ये कंपोनेंट 20 sin 30, है ना। फिर इधर से भी एक वेलोसिटी बना सकते हैं हम लोग, 10 मीटर पर सेकेंड। इसका दो कंपोनेंट बनेगा अगर फिर से, ये वाला एंगल 30 है, इसका दो कंपोनेंट बना सकते हैं हम लोग फिर से। क्या हो जाएगा 10 cos 30, कितना हो जाएगा 10 sin 30। ठीक है, मैं एक बार डायरेक्टली वैल्यूज लिख देता हूँ। 20 sin 30 कितना होता है 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। और ये कितना होता है, ये कितना होता है, ये होता है 10√3, 10√3, है ना। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5√3, और कितना हो जाएगा 5। आगे समझ में आ रहा है। तो ये 10 और ये 5 ये अनचेंज्ड है ना, ये अनचेंज्ड है ना, और ये भी अनचेंज्ड। और इक्वेशन कौन से पे लगाना है, 10√3 या 5√3 पे हम लोग को इक्वेशन लगाना है, आगे ना। तो इक्वेशन पे u1 को हम कितना पकड़ेगा इन इक्वेशन, इन कोलिजन इक्वेशन, इक्वेशन u1 का वैल्यू कितना है, इसको पकड़ते हैं हम लोग u1 10√3, है ना। कलर u1 का वैल्यू है 10√3, u2 का वैल्यू है 5√3, ई का वैल्यू कितना है 0.6। ठीक है, 3/5 है ई का वैल्यू। अच्छा, अब यहाँ पे इस इक्वेशन पे हम लोग दोनों बॉडीज का मास अगर इक्वल है तो क्या होगा वैल्यू, एक बार डायरेक्टली निकाल लेते हैं ताकि हम लोग का नीचे कैलकुलेशन थोड़ा कम करना पड़े। हम लोग इसी में निकाल लेते हैं, अगर m1 और m2 बराबर है, इधर ही निकाल लेते हैं एक बार।
ताकि कैलकुलेशन थोड़ा कम करना पड़े। इफ m1 और m2 दोनों m के बराबर है, क्योंकि बॉडी से आइडेंटिकल है तो दोनों का मास तो सेम ही होगा। v1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, m u1, ठीक है। यहाँ पे m m कॉमन ले सकते हैं हम लोग, यहाँ से m कॉमन निकाल जाएगा, यहाँ से m कॉमन आ जाएगा और नीचे m कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस ई इंटू u1 प्लस 1 प्लस ई इंटू u2 बाई 2, है ना। तो ऐसा रीअरेंज कर लेते हैं ताकि देखने में सही लगे हम लोग को। इसको मैं u1 प्लस u2 बाई 2 लिख सकता हूँ, प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, u2 माइनस u1, इसको मैं लिख सकता हूँ कुछ ऐसा, माइनस ई बाई 2 इंटू u1 माइनस u2, आगे ना। और v2 का वैल्यू सिमिलरली क्या लिख सकते हैं हम लोग, u1 प्लस u2 बाई 2, और यहाँ पे सिमिलरली ई बाई 2 इंटू u2 माइनस u1, हाँ की ना। 1 2 को एक्सचेंज कर रहे हैं और तो कुछ नहीं कर रहे, है ना। यहाँ से भी चेक कर लेते हैं क्या हम लोग सही कर रहे हैं, u2 माइनस u2, हाँ सही कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं इनको उठा के नीचे ले जाता हूँ। u1 u2 मिल गया, मेरे को पता है v1 का वैल्यू कितना होता है, ये है किसका, v1 का वैल्यू, है ना। v1 का वैल्यू ये, तो इसमें डालते, पुट करो, u1 का वैल्यू कितना है 10 रूट 3 प्लस 5 रूट 3, मतलब बेसिकली 15 रूट 3 बाई 2 माइनस ई बाई 2, है ना, मतलब 3/5 का 3/10 हो जाएगा ये, इंटू u1 माइनस u2, u1 माइनस u2 कितना हो जाएगा 10 रूट 3 माइनस 5 रूट 3, मतलब बेसिकली 5 रूट 3 हो जाएगा ये, है ना। ये कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 3 रूट 3 और 15 रूट 3, मतलब 12 रूट 3 बाई 2, तो बेसिकली 6 रूट 3 हो जा रहा है ये, हाँ कि ना। I haven't messed up any calculations, और this is the right answer, v1। v2 का वैल्यू u1 प्लस u2 बाई 2 माइनस ई बाई 2 इंटू u2 माइनस u1, है ना। तो ये वाला टर्म तो 15 रूट 3 ही होगा, 15 रूट 3 बाई 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/10 ऑब्वियसली, और ये वाला टर्म कितना हो जाएगा 5 रूट 3 माइनस 10 रूट 3, मतलब माइनस 5 रूट 3 बचेगा ये, तो अल्टीमेटली ये वाला कितना हो जाएगा 2। तो वी आर लेफ्ट विथ प्लस प्लस हो जाएगा, दिस इज 18 रूट 3 बाई 2, है ना। 15 प्लस 18 रूट 3 बाई 2, विच इज बेसिकली 9 रूट 3, ठीक है। समझ में आ गया, हाँ कि ना। तो मैं इसको फिर से बनाता हूँ ताकि समझ में आ जाए। ये वाला कंपोनेंट 10 रूट 3 था, अब कितना हो जाएगा 6 रूट 3, हाँ कि ना। अब फाइनल वेलोसिटी तो ये नहीं है, एंगल भी ये नहीं बचेगा, ये दोनों अनचेंज्ड है, ये ऐसा कैसे रह देता हूँ मैं, ये दोनों अनचेंज्ड है, तो इसको तो मैं 5 लिख देता हूँ डायरेक्टली, उसको डायरेक्टली 10 लिख देते हैं, 5 मीटर पर सेकेंड, उसको डायरेक्टली 10 मीटर पर सेकेंड लिखते हैं। ये दोनों तो अनचेंज रहेगा जैसा पहले था, बट अब इनका वैल्यू चेंज हो जाएगा, है ना, इनका वैल्यू चेंज हो जाएगा। अरे रे, आई मिस्ड अप, स्टूपिड मी। यहाँ पे -5 रूट 3 होगा ना, यहाँ पे -5 रूट 3 होगा, क्योंकि ये उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है ना, ठीक है।
लेट्स डू द कैलकुलेशंस अगेन। तो रब दिस, ये वाला पार्ट रब करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा 10 माइनस 5, तो 5√3/2 हो जाएगा। ये आ जाएगा 5√3/2 यहाँ पे, माइनस ये वाला 3/5 मतलब 3/10 आया इधर से। ये वाला टाइम कितना आ जाएगा U1 मतलब यहाँ पे आ जाएगा 15√3/2, है ना। मिसिंग दिस टाइम। तो यहाँ पे 5 काटे तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 5, सॉरी 3। ठीक है, तो ये वाला आ जाएगा 9, ऊपर तो आ रहा है, यहाँ पे आ जा रहा है 10√3/4 आ जाएगा इधर से। तो 5√3/2 है तो 10√3/4, 10√3/4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 9√3/4, मतलब बेसिकली हम लोग का 10 माइनस 9 1 मतलब √3/4 बचा V1 का वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सिमिलरली ये वाला तो हम लोग का 10√3/4 आया, 10√3/4। अब यहाँ पे U1 माइनस U2 लिए थे तो यहाँ पे U2 माइनस U1 डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का 9√3/4 आया था माइनस में, अब यहाँ पे प्लस में हो जाएगा तो फिर ऑब्वियस सा बात है प्लस 9√3/4 आ जाएगा, है ना। क्योंकि ये वाला हो जाएगा हम लोग का माइनस, तो हम एक माइनस कॉमन लेंगे तो बाहर आ जाएगा 10 + 5 15 होता है, ऑब्वियस सा बात है। 15 और ये ऊपर नीचे कट जाएगा तो 3 बचेगा, 2 बचेगा, नॉट मिसिंग, तो ये आ जाएगा 19√3/4, 19√3/4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये वाला कंपोनेंट कितना है हम लोग का, ये वाला कंपोनेंट आया √3/4, ये वाला आया कितना, ये 19√3, बट इसका डायरेक्शन तो उल्टा पकड़ के रखे हैं तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, है ना। ये फाइनल वेलोसिटी का ये थोड़ी ना रहेगा, ये एंगल भी चेंज हो जाएगा। अब ये आगे ही मूव कर रहा है, अब ये आगे मूव कर रहा है, समझ में आया ना, कितना वेलोसिटी से 19√3/4, 19√3/4। ठीक है, ठीक है, तब एंगल निकालना वो निकाल सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी बेसिकली मिल गया है, तो V1 का वैल्यू कितना हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी। अच्छा, इसको V1 नेट निकाल लेते हैं, नेट वेलोसिटी बेसिकली इन दोनों का स्क्वायर, 10 स्क्वायर मतलब 100 प्लस √3/4 मतलब 3/16, जो भी आएगा मैं पूरा कैलकुलेट नहीं करूँगा। ठीक है, चलो कर ही लेते हैं, सिंपल सा है। 100/16 तो कितना आएगा √103/4, और इसका V2 नेट वेलोसिटी कितना आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, ये वाला 25 प्लस 90 मतलब 181, 181 इंटू 3 कितना होता है, 181 इंटू 3 कितना होता है 543/4। Did I mess up again? Of course I did. ये 16 से 1600 होगा, 1600/100 लिखेंगे ना इसको, बाई 16 लिखेंगे, तो ये 1603/4 होगा। और ये वाला यहाँ पे भी 4 से 16 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 × 25 कितना होता है, 16 × 25 होता है हम लोग का 400, है ना। हाँ सही लिखा हूँ, सही लिखा हूँ क्या प्लीज बताओ। 19 स्क्वायर कितना होता है, 19 9 to 9 181 होता है ना, 19 स्क्वायर तो अपना हो जाएगा 370
361, तो 361 इंटू 3 करना पड़ेगा अपने को। 361 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 900 प्लस 183, 1083, 1083। पैथेटिक है कैलकुलेशंस। तो दिस इज रूट ओवर 1483 बाई 4, रूट ओवर 1483 बाई 4, ठीक है। एज एक्सपेक्टेड V1 नेट छोटा है, नहीं, ये अगर मैं खाली अलोंग द कंपोनेंट वाला देखूं तो ये बड़ा है, ठीक है। अलोंग वाला कंपोनेंट देखूं तो ये बड़ा है, और बड़ा होना भी चाहिए, तभी आगे निकलेगा, ठीक है। तुम लोग का आंसर आया। अगर अगेन डिस्क्लेमर, इफ आई एम नॉट मेकिंग एनी कैलकुलेशन एरर्स, ठीक है। बट तुम लोग को मेन बात मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ, मैं क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाना चाह रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं ये जो डेटा लिए हुए तो मतलब रैंडमली लिया हूँ, है ना। एग्जाम में ऑफकोर्स एक अच्छा सा वेल ट्रिम्ड डेटा देगा जिससे कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाए। मेरे मन में जो भी आया सेकंड जो मैं ले लिया, ठीक है। तो कैलकुलेशन से घबराना नहीं है, कॉन्सेप्ट सिंपल था। कंपोनेंट में डिसॉल्व करना है और जो अलोंग वाले कंपोनेंट है उन पे लगाना है अपने को इक्वेशन, ठीक है। चलो, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ कोलिजन। अब ये हम लोग तीन बॉडीज भी ले सकते हैं, लेट्स से दो बॉडीज ऐसे, तीसरा बॉडी इसको आके इधर हिट कर रहा है, ठीक है। तो बस हम लोग को मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है उन पे, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है, और उसके बाद आगे प्रोसीड करना है जैसे हम लोग किए थे अगर तीन बॉडी लेंगे तो, ठीक है। मेथड सेम रहेगा, मेथड पे फोकस करना, डायरेक्ट आंसर्स पे कम फोकस करना। मेथड याद रहना चाहिए क्या निकाले कैसे हैं हम लोग। बात समझ में आया, हाँ कि ना। ठीक है, I guess that will be all for today. See you guys in the next class.